हेलो फ्रेंड्स। आज हम बाल विकास विषय में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। यानी मेंटल हेल्थ क्या होता है। मानसिक स्वास्थ्य यानी जो मानसिक स्वास्थ्य है ये इसके बारे में दो बहुत पुरानी कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, और दूसरी क्या कहावत है, तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ। मतलब क्या हुआ कि शरीर सुख ही सबसे बड़ा सुख है। यदि शरीर सुख है तो सबसे बड़ा क्या है, सुख है। और शरीर के स्वस्थ रहने पर मन भी क्या है, स्वस्थ रहता है। शरीर के स्वस्थ रहने को शारीरिक स्वास्थ्य तथा मन के स्वस्थ रहने को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं, जो कि हम आज मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। शरीर स्थूल है और मन क्या है, सूक्ष्म है। यानी शरीर हमारा कैसा है, स्थूल है, और मन क्या है, सूक्ष्म है। शरीर की रुग्णता स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यानी शरीर की जो रुग्णता है, रोग है, वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। फिर भी शारीरिक चेष्टाएं मन की रुग्णता का भी आभास दिला देती है। यानी शारीरिक जो चेष्टा है इससे शरीर की जो रुग्णता है उसका आभास दिला देती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हम जान लेते हैं कि मन के अस्वस्थ होने पर मन खिन्न रहता है। यदि हमारा मन अस्वस्थ है, किसी बात से परेशान है, तो मन हमारा कैसा रहता है, खिन्न रहेगा। मन की खिन्नता काम के प्रति रुचि कम कर देगी। यदि मन हमारा खिन्न हो गया है तो जो हमारा काम है उसके प्रति क्या है, रुचि कम कर देगी। और जो रुचि है, रुचि का अभाव आलस्य या उदासीनता पैदा करेगा। यदि हमें किसी काम के प्रति रुचि ही नहीं होगी तो क्या होगा, आलस्य और उदासीनता आएगी। और आलस्य या उदासीनता क्या है, आलस्य या उदासीनता शारीरिक है, इसलिए ये स्पष्ट दिखाई दे जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि शरीर तथा मन का आपस में गहरा संबंध है। यानी शरीर और मन, इन दोनों का आपस में कैसा है, गहरा संबंध है। मन अमूर्त है तथा उसे प्रत्यक्ष रूप से देखना संभव नहीं है। यानी मन अमूर्त है और शरीर मूर्त है। शरीर हमें दिख जाएगा लेकिन मन नहीं दिखता है। उसे शरीर जन्य परिणामी क्रियाओं के माध्यम से ही देखा जा सकता है। यदि उसके मन में जो भी कुछ चल रहा है, उस मन से शरीर के द्वारा जो भी क्रिया होती है उसके माध्यम से हम उसके मन को जान लेते हैं। यानी मन की प्रसन्नता एवं रुग्णता शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। यानी जो मन प्रसन्न है या मन किसी बात से खिन्न है या मन किसी बात से परेशान है, विचलित है, तो ये सब शारीरिक क्रियाओं के द्वारा ही हमें पता चलती है। शारीरिक क्रियाओं को ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो शरीर को रुग्णता या प्रसन्नता मानसिक क्रियाओं को। तो ये क्या हुआ, मानसिक स्वास्थ्य हुआ। अब हम मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ और परिभाषा जान लें। यानी इसकी एक परिभाषा है हेडफील्ड के अनुसार। हेडफील्ड के अनुसार क्या परिभाषा है इसकी, यानी संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। यानी जो हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व है इसकी संतुलित क्रियाशीलता और मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। यानी मेंटल हेल्थ इज़ द फुल एंड हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द होल पर्सनैलिटी। यानी संपूर्ण व्यक्तित्व के द्वारा और संतुलित क्रियाशीलता के द्वारा ही मानसिक स्वास्थ्य की पहचान होती है, ये हेडफील्ड ने कहा है। और हम एक परिभाषा और जान लेते हैं कुप्पूस्वामी के अनुसार। अकॉर्डिंग टू कुप्पूस्वामी, यानी मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ, मानसिक स्वास्थ्य है इसका अर्थ दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं एवं आदर्शों में संतुलन बनाए रखने की योग्यता है।
यानी जो मानसिक स्वास्थ्य है, इसका यदि हम अर्थ जानें तो क्या है, दैनिक जीवन में यानी डेली हम जो जीवन में एक्टिविटी या क्रियाएं करते हैं, जैसे भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं एवं आदर्शों में संतुलन बनाए रखने की जो योग्यता है, उसी को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। इसका अर्थ जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने तथा उनको स्वीकार करने की योग्यता है। यानी मानसिक स्वास्थ्य क्या है कि जीवन में जो भी एक्टिविटी हैं, क्रियाएं हैं, इनकी जानने की या स्वीकार करने की क्या है, योग्यता है। यानी इनकी हम एक इंग्लिश में ही परिभाषा जान लें। मेंटल हेल्थ इज एन एडजस्टमेंट विच इज रिलेटिवली good enough if it both reduces the tension created by the conflict of frustration and makes constructive changes in the conditions causing the frustration। अब हम यानी इन मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता जान लें। मानसिक स्वास्थ्य की क्या आवश्यकता है? मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता हेडफील्ड ने अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए 3 बातें बताई हैं। यानी हेडफील्ड जो इन्होंने अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए 3 बातें की ज़रूरत बताई है। एक क्या है, पूर्ण अभिव्यक्ति यानी फुल एक्सप्रेशन। यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या है, आवश्यक है, जरूरी है, व्यक्ति को पूर्ण अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति को पूर्ण अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाए, मतलब उसकी मूल और अर्जित प्रवृत्तियों का दमन नहीं किया जाना चाहिए। और जो भी बालक है, एक किशोर है, उसकी मूल और अर्जित प्रवृत्तियों का दमन किया जाता है, जो कि नहीं किया जाना चाहिए। मूल प्रवृत्ति तथा संवेगात्मक कार्य या इच्छाओं को दमन करने से व्यक्ति कुंठित हो जाता है। मान लो किसी बालक की जो भी मूल प्रवृत्ति है और या संवेगात्मक कार्य है या उसकी जो इच्छाएं हैं, उसको हम बार बार दमन करें। बालक की इच्छा है कि मैं यानी अच्छी जगह बैठ कर के पढ़ूंगा, आप कहें कि नहीं इसी जगह बैठ कर पढ़ें। या फिर ऐसा मान लें कि बालक कह रहा है कि मैं सुबह को उठ कर पढ़ूंगा, आप कह रहे हैं कि नहीं अभी शाम को ही अध्ययन करके ही आप सोओगे। तो इससे क्या है, उसकी जो इच्छा है पढ़ने की या सीखने की या जानने की या किसी भी चीज़ की, उसका यदि आप दमन करेंगे तो वो बालक या व्यक्ति कैसा हो जाएगा, कुंठित हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं एवं इच्छाओं को दबा लेते हैं, वे मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं। इसीलिए किसी व्यक्ति को अपनी भावना या इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए, नहीं तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, यानी आप मानसिक रोगी हो जाएंगे। और निष्कर्षता क्या निकलता है इसमें कि अनेक अवगुण विकसित हो जाते हैं, जैसे निर्दयीपन। यदि किसी व्यक्ति में कोई निर्दयीपन है तो उसका कारण यही है कि उसकी जो इच्छाएं थी, भावनाएं थी, वो उसकी दबा दी गई हैं, उनका दमन कर दिया गया है। कठोरता, चरित्रहीनता, एकांत प्रियता, ये सभी उसके अंदर अवगुण आ जाते हैं। तो व्यक्ति के लिए क्या है, पूर्ण अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए, उसकी किसी भी भावना और इच्छाओं का दमन नहीं करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से इन प्रवृत्तियों व इच्छाओं के दमन के स्थान पर उनके प्रस्फुटन के अवसर दिए जाने चाहिए, अन्यथा ऐसा न होने पर इसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। आप एक एग्जाम्पल, जैसे कि विद्यालय में कोई छात्र शिक्षक पर अकड़ता है या लड़ता है, उससे वैमनस्यता रखता है, उसका कारण क्या है, वह शिक्षक उस बालक की दमित इच्छाओं या भावनाओं को दमन कर रहा होता है या उसको हीन या हे दृष्टि से देख रहा होता है। फिर है संतुलन यानी हार्मोनाइजेशन। मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत ज़रूरी है और ये माना गया है कि व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई मानसिक संघर्ष उत्पन्न न हो, जिससे उसमें किसी प्रकार की भावना ग्रंथि का जन्म न हो सके। व्यक्ति में अनेक मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो अनेक प्रकार की मूल प्रेरणाओं को जन्म देती हैं। इन मूल प्रेरणाओं की विविधता के कारण कभी कभी इनमें परस्पर द्वंद्व व संघर्ष हो जाया करता है।
यही कारण है कि जो देखा होगा कि कोई बालक कहीं भाग गया, घर छोड़कर चला गया, यानी भावना ग्रंथियाँ उसकी क्या हैं, जागृत हो जाती हैं जब उसका ज़्यादा दमन किया जाता है। स्वस्थ मस्तिष्क सदैव इन संघर्षों से स्वयं को बचाता है तथा संवेगों, इच्छाओं, प्रेरणाओं, मूल प्रवृत्तियों एवं अन्य मानसिक क्रियाओं में कभी संघर्ष नहीं होने देता। संघर्ष होने पर हमारे अंदर भावना ग्रंथियां घर कर लेती हैं, यानी भावना ग्रंथियां उत्पन्न होने लगती हैं, जो मानसिक अस्थिरता के साथ साथ अनेक प्रकार के रोगों को भी जन्म देती हैं। इसलिए मानसिक क्रियाओं में संतुलन मानसिक स्वास्थ्य का प्रमुख गुण है। इसके बाद अब हम जानेंगे संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा उद्देश्य। संपूर्ण व्यक्तित्व अथवा उद्देश्य यानी कंप्लीट पर्सनैलिटी और कॉमन एंड। इसमें क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से उद्देश्य ही मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य होते हैं, जिनकी प्राप्ति से मानव को सुख, संतोष और पूर्णता प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण व्यक्तित्व होता है, जिसे टुकड़ों में विभक्त नहीं किया जा सकता। इस संपूर्ण व्यक्तित्व का एक व्यापक लक्ष्य होता है, जो निरंतर उसे अपनी ओर आकर्षित किए रहता है। इस बात की प्रेरणा देता है कि वह अपने मार्ग पर निर्विघ्न रूप से अग्रसर होकर उसे यथाशीघ्र यानी जल्दी से जल्दी प्राप्त कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। इसके जस्ट उल्टा यदि हम जानें, यदि व्यक्तित्व के कई टुकड़े कर दिए जाएं, मान लो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसके कई टुकड़े कर दिए जाएं, यानी एक लक्ष्य के स्थान पर कई उद्देश्य निर्धारित कर लिए जाएं, तो संघर्ष क्या होगा, निश्चित है। और ऐसी स्थिति में मानसिक अस्थिरता तथा रोगों की उत्पत्ति से भी नहीं बचा जा सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एक ही लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। इसलिए मानसिक उद्देश्यों की विभिन्नता को समाप्त कर उनमें संगति लाता है तथा हमारे व्यक्तित्व को एक निश्चित लक्ष्य पर केंद्रित करता है। यही क्या है, मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकताएं हैं। यानी शिक्षा का प्रमुख कार्य और उद्देश्य क्या हैं? शिक्षा का प्रमुख कार्य और उद्देश्य भी यही है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास है ही शिक्षा है। व्यक्ति के शरीर में मस्तिष्क का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो भी कार्य करता है वह अपने मस्तिष्क के संकेतों पर या मन के अनुसार करता है। जब तक हमारा मन स्वस्थ नहीं रहता तब तक हम किसी भी कार्य को ठीक से नहीं कर सकते। जिन लोगों का मस्तिष्क स्वस्थ नहीं रहता वे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का सामना सफलतापूर्वक नहीं कर पाते। वे सदा एक प्रकार से मानसिक उलझन या परेशानी में ही रहते हैं। यानी इसका क्या कारण हुआ कि मानसिक दुर्बलता या किसी प्रकार का विकार होता है तो वह व्यक्ति कभी सफल नहीं होता है। आज व्यक्ति का जीवन अधिक जटिल बनता जा रहा है। उन्हें जीवन में पग पग यानी थोड़ी थोड़ी दूरी पर कठिनाइयों या निराशाओं का सामना करना पड़ता है। मानसिक उलझनों के कारण वे समाज में अपने को समायोजित नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के लिए मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होना आवश्यक है। संसार में वे ही व्यक्ति भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों में अपने को समायोजित कर पाते हैं जिनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, यानी वही व्यक्ति अच्छे से समायोजित कर पाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा द्वारा व्यक्तित्व विकास के उपायों पर विचार किया जाता है। व्यक्तित्व का विकास तभी संभव है जब बालक के शरीर और मन पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, क्योंकि शरीर और मन का घनिष्ठ संबंध है। किसका? शरीर और मन का घनिष्ठ संबंध है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन विशेष महत्व रखता है। इसलिए अब हम मानसिक स्वास्थ्य का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए शिक्षण और शिक्षार्थी दोनों के मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के स्वरूप पर विचार करने के उपरांत बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों
तथा मानसिक स्वास्थ्य को उन्नति करने के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए हम मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर चर्चा करेंगे अगली बार। धन्यवाद।